हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एनएमआर के प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करी थी। आज हम बात करेंगे शील्डिंग। शील्डिंग मतलब परिरक्षण और इसका अपोजिट डी शील्डिंग, विरक्षण। ये दो अलग से क्वेश्चंस बनते हैं और डेफिनेटली इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, तो आप इन सब के ऊपर चार चार टिक लगा लेना। ठीक है। शील्डिंग और डीशील्डिंग, आपने शील्डिंग का मतलब आप अच्छे से जानते हो, शुरू से आप पढ़ रहे हो। जैसे 3D कक्षक के इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक को शील्ड करते हैं नाभिकीय आवेश से, पता है ना आपको। तो शील्डिंग का मतलब वही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी आप इसको बोलते हो, परिरक्षण प्रभाव। लेकिन यहाँ पे एनएमआर में हमारे यहाँ शील्डिंग का क्या मतलब है, इसको समझना है आपने को। ठीक है। उससे पहले मैं थोड़ा सा वापस आपको रिकॉल करा दूँ कि एनएमआर का जो प्रिंसिपल था, न्यूक्लियस एक मैग्नेट होता है जिसको हम किसी दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जिससे उसमें ओरिएंटेशंस बनते हैं अलग अलग। ठीक है। वो कितने बनेंगे डिपेंड करेगा आई की वैल्यू पर, जो मैंने आपको प्रिंसिपल में समझाया था। थर्ड जो कंडीशन आ रही है वो क्या थी, रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब न्यू इज इक्वल टू न्यू जीरो होना चाहिए। ये रेजोनेंस की कंडीशन है। ये क्या है, किसकी आवृत्ति है, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी, रेडियो आवृत्ति, विकिरण जो है उसकी आवृत्ति होती है। ये आपको प्रिंसिपल में मैंने बताया था। और ये क्या है, ये आपके पुरस्रण आवृत्ति, प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी है, पुरस्रण आवृत्ति है। ठीक है। तो जब दोनों आवृत्ति बराबर होती है तो ही एब्जॉर्प्शन होगा और वो एक्साइटेड होके लोअर से हायर में जाएगा। कौन, नाभिक। पर अब बात आ रही है कि ये रेजोनेंस कब होगा, तो हम इसको कैसे प्राप्त करते हैं। कि मेरे पास ऑप्शन क्या है, मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो मैं इसको चेंज करके इसके बराबर लाऊं या इसको चेंज करके इसके बराबर लाऊं। ठीक है। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है, विकिरण है, उसकी आवृत्ति को हम चेंज करेंगे। सपोज करो इसको मैंने फिक्स कर दिया। ये किससे फिक्स होती है, मैग्नेटिक फील्ड से, चुंबकीय सामर्थ्य जो आपने लगाया बाह्य क्षेत्र, उससे ये फिक्स हो जाएगी। और आप इसको चेंज करके इसके बराबर ला करके रेजोनेंस की कंडीशन को प्राप्त करेंगे। ठीक है। हाँ, मैं चेंज कर सकता हूँ। आप सोचें, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी मैंने, इसकी फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर दिया, तो फिर फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करके मैं इसको इसके बराबर ला सकता हूँ। कुल मिला के एनएमआर के अंदर रेजोनेंस की कंडीशन को पाने के लिए दो तरीके होते हैं। या तो मैं विकिरण की फ्रीक्वेंसी, रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी को चेंज करूं, या फिर मैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को चेंज करके इस प्रिसिजनल फ्रीक्वेंसी जो न्यूक्लियस की होती है उसको चेंज करूं। तो दोनों में से दोनों तो चेंज होगी नहीं, किसी एक को हमको फिक्स करना पड़ता है। ठीक है। ये तो एक कंडीशन मैंने आपको समझाई रेजोनेंस की। सपोज करो मुझे 10 स्ट्रेंथ का फील्ड मैंने लगा रखा है, जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो 10 का है, एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। तब जाकर के हमारा ये ट्रांजिशन हो जाता है, यानी न्यूक्लियस को 10 स्ट्रेंथ वाला फील्ड चाहिए, फ्री हो जाएगा। लेकिन अब आपको पता है कि न्यूक्लियस के चारों ओर कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। आपने कहा नाभिक एक छोटा मैग्नेट है, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है और वो अपनी अक्ष पर रोटेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होता है और वो भी अपनी अक्ष पर क्या होता है, रोटेट होता है। तो जैसे नाभिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी इलेक्ट्रॉन का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और न्यूक्लियस का भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास हो गए। अब यहाँ पे डिपेंड करता है जो इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन कैसा है, यानी हमारा प्रोटॉन
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन के किस रीजन में आता है। तो सपोज करो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है जो 10 आने लगी वो ये है, और इलेक्ट्रॉन के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन भी यही आ रही है, और सपोज करो उसकी वैल्यू कितनी है 2। तो न्यूक्लियस के पास कितना मैग्नेटिक फील्ड चला गया 12 का। इसको समझना है बहुत अच्छे से आपको, तब आपको समझ में आएगा शील्डिंग और डीशील्डिंग का मतलब, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, आपको रेजोनेंस के लिए कितना फील्ड देना है 10 का, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ने भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, क्यों किया अभी मैंने समझाया। कितना है उसकी वैल्यू 2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए दोनों ऐड होकर के कितने हो गए 12। मुझे बताओ आपको रेजोनेंस के लिए कितना देना था 10, मिल कितना रहा है 12। ये कोई इंसान थोड़ी जो रोक कर ले आ रहे हो 12 नंबर में काम हो जाएगा, उसको 10 है तो 10 ही चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, सोचो। यहाँ मुझे 10 चाहिए तो क्या करोगे आप, इसमें से लेस करोगे, इस फील्ड को लेस करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 8। यानी फील्ड की स्ट्रेंथ अब 10 की बजाय आपको क्या करनी पड़ेगी 8 करनी पड़ेगी, यानी फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तब 8 और 2 मिलके ये क्या बन जाएगा 12 की जगह 10 हो जाएगा। तो आपने फील्ड की स्ट्रेंथ को कम किया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड हुआ, इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है जो इलेक्ट्रॉन ने प्रोड्यूस किया। जब इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड और आपने जो अप्लाइड किया है, आपने जो बाह्य क्षेत्र लगाया है, वो दोनों अगर एक ही दिशा में होते हैं तो आपका जो फील्ड स्ट्रेंथ है वो कम हो गई, और आपका जो NMR सिग्नल है वो किधर चला जाएगा। तो इसका एक ग्राफ से भी मैं बात में समझाऊंगा। सपोज करो इसका उल्टा हो गया। उल्टा मतलब हो सकता है इलेक्ट्रॉन के ने जो फील्ड प्रोड्यूस किया वो इलेक्ट्रॉन का फील्ड की डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड से क्या है कम है। अब केस उल्टा हो जाएगा। आपको तो 10 चाहिए थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन ने जो प्रोड्यूस किया मैग्नेटिक फील्ड उसकी स्ट्रेंथ 2 है, लेकिन डायरेक्शन क्या अपोजिट हो गया। तो आपके न्यूक्लियस को कितना मिलेगा 8 मिलेगा। आगे बात समझो। इस केस के अंदर लेकिन आपको तो न्यूक्लियस को 10 चाहिए, पहुंच रहा कितना है 8। तो आप बताओ क्या करोगे, तो इसकी वैल्यू को अब आप बढ़ाओगे, कितना हो जाएगा 10 की जगह 12 हो जाएगी। 12 में से 2 लेस हो जाएगा तो बचेगा, उसको कितना मिलेगा न्यूक्लियस को 10। तो आपने फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या किया बढ़ा दिया। तो यहाँ पे हमने फील्ड की स्ट्रेंथ को क्या किया बढ़ा दिया। तो फील्ड की स्ट्रेंथ को मैं कम कर रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ, ये शील्डिंग और डीशील्डिंग है। तो इस केस में क्या हो रहा है देखो, अब इस वाले केस को समझना कि जब इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट है तो ये क्या कर रहा है नाभिक को सुरक्षित कर रहा है, इसे इसको बोलते हैं शील्डिंग। तो शील्डिंग में क्या होता है, दिस इज शील्डिंग। शील्डिंग क्या होती है कि जब इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट होता है, उसको हम कहते हैं शील्डिंग। और पहले वाले केस में क्या हुआ था, तो पहले वाला केस था उसके अंदर क्या हो रहा था, डायरेक्शन दोनों का सेम होता है। जब इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है तो उसको बोलते हैं डी शील्डिंग। तो शील्डिंग और डी शील्डिंग को मैंने आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाया है। अब इसका पॉइंट वापस अब यहाँ पे चेक करते हैं, होता क्या है NMR के अंदर, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि इसको लिखना कैसे एग्जाम में, है ना। अभी आपको सिर्फ समझना है कि शील्डिंग और डीशील्डिंग। शील्डिंग का मतलब क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन का फील्ड और अप्लाइड फील्ड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं शील्डिंग। जब इलेक्ट्रॉन का फील्ड और अप्लाइड फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं डीशील्डिंग, ठीक है। अब NMR जो स्पेक्ट्रम आता है वो इस तरह से होता है, इसको भी ध्यान से देखेंगे आप। इस तरह से पीक आती है, इसको बोलते हैं पीक, ठीक है। ये कितने छोटी सी पीक है, वो बाद में अपना ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, इसको बोलते हैं TMS, ओपन पाथ का मैटर है। और इसके अंदर एक होता है डेल, डेल की वैल्यू तो यहाँ से स्टार्ट होती है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये जाती है 10 तक। PPM के अंदर ये वैल्यूज आती है, इसको डेल को बोलते हैं केमिकल शिफ्ट, रासायनिक विस्थापन। ये सब हम बाद में
स्टडी करेंगे अगले लेक्चर के अंदर। फिलहाल मैं भी बता रहा हूँ कि जैसे ये NMR का कोई ग्राफ है, इस ग्राफ में ये कोई पीक आई है आपके, तो ये जो पीक आ रखी है उसके इधर का जो एरिया होता है उसको हम हमेशा बोलते हैं हाई फील्ड रीजन, और इसको हम बोलते हैं लो फील्ड रीजन। दो तरह के फील्ड हो गए, जो भी NMR पीक आ रही है तो इस वाला जो एरिया आता है उसको बोलते हैं हाई फील्ड रीजन, उच्च क्षेत्र, और इसको बोलते हैं निम्न क्षेत्र, लो फील्ड। इस ग्राफ को आप माइंड में रखेंगे, ठीक है। अब जब हाई फील्ड के अंदर डेल की वैल्यू को आप ध्यान से देखो क्या हो रही है, कम है। हाई में डेल की वैल्यू क्या है, कम है। ये उल्टा चल रहा है, ये 1 2 3, नॉर्मली अपन ग्राफ बनाते हैं उसमें क्या होता है 1 2 3 4 ऐसे होता है, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें रिवर्स होता है। तो हाई फील्ड में डेल, डेल कौन है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या है, कम है। लो फील्ड के अंदर केमिकल में डेल की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। अब ध्यान रखना, जब मैंने फील्ड शील्डिंग में मैंने क्या किया था, फील्ड की स्ट्रेंथ को शील्डिंग में बढ़ाया था या घटाया था, बताओ। शील्डिंग में क्या होता है, ये फील्ड की स्ट्रेंथ है, ये इलेक्ट्रॉन की स्ट्रेंथ है, शील्डिंग में दोनों अपोजिट होते हैं। 10 2 माइनस में जाके 8 हो जाता है, मुझे चाहिए 10, तो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, समझ गए। तभी तो वो हाई फील्ड में चला गया सिग्नल। तो सिग्नल हाई फील्ड में कब जाएगा, जब शील्डिंग होगी। तो शील्डिंग के अंदर NMR का सिग्नल हाई फील्ड में चला गया, फिर आपने फील्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ाया था। जबकि डी शील्डिंग के अंदर लो फील्ड में चला जाता है। तो ये अब आपको शील्डिंग और डी शील्डिंग दोनों की डिफाइन को बहुत अच्छे से समझना, पॉइंट से कैसे लिखना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, शील्डिंग के अंदर दोनों क्या डायरेक्शन अपोजिट होता है, फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ती है। NMR सिग्नल हाई फील्ड, बढ़ाने का मतलब हाई रीजन में चला गया और डेल की वैल्यू कम हो गई, ये शील्डिंग की डिफाइंस आ जाएगी। डी शील्डिंग की बात करें, डी शील्डिंग में दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, तो फिर फील्ड की स्ट्रेंथ को कम करनी पड़ती है, तो डेल की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, इसे डी शील्डिंग कहते हैं। ये मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है शील्डिंग और डी शील्डिंग का मतलब क्या होता है। अब आपको इसको एग्जाम में लिखना कैसे है, इसको भी एग्जाम में ऐसा थोड़ी लिखेंगे 10 से 2, ऐसा नहीं, कुछ नहीं करना है। हाउ टू राइट इन एग्जाम, पहले शील्डिंग की बात करें, परिरक्षण। पॉइंट नंबर 1, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पहले आप सुन लीजिए फिर आप उसको बाद में लिखना। जब बंद के इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र, बंद के इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र आरोपित क्षेत्र के अपोजिट होता है, ठीक है। बंद के इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र आरोपित क्षेत्र के अपोजिट होता है, अर्थात नाभिक जिसकी हम बात कर रहे हैं, नाभिक कौन है हमारे यहाँ पे, प्रोटॉन। प्रोटॉन जब उसके शील्डिंग एरिया में आता है, इससे क्षेत्र की सामर्थ्य, इससे क्षेत्र की सामर्थ्य बढ़ जाती है। बढ़ाई या घटाई, बता रहा, बढ़ाई या घटाई, वापिस देखो, अपोजिट था, अगर भूल जाओ कभी, सपोज करो ये 10 था, ये 2 है, अपोजिट है तो लेस हो गई, अपोजिट होने से लेस हो गई तो 8 ही मिलेगा, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, 12 करना पड़ेगा, तब मुझे 10 चाहिए, मुझे 10 चाहिए बस, तो ये क्या होगा, 12 करूँगा, यानी फील्ड की सामर्थ्य क्या हो गई, बढ़ जाएगी। तो सेकंड पॉइंट के अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट में लिखोगे आप कि इससे NMR संकेत हाई फील्ड की ओर, 10 से 12 क्या है ना, इससे NMR संकेत हाई फील्ड की ओर चला जाता है, ठीक है। और तीसरा जो पॉइंट बनाओगे आप, उसके अंदर आपको लिखेंगे डेल की वैल्यू, जो डेल का मान आप बताओ, अभी ग्राफ के अंदर मैंने बताया था डेल का मान हाई फील्ड में क्या होता है, कम होता है। इन तीनों पॉइंट को आप लिखोगे, इसे शील्डिंग
तो शील्डिंग की परिभाषा समझ में आई। शील्डिंग को 3 पॉइंट्स में डिफाइन करना है। मैं वापस रिपीट करता हूँ। पहला, जब बंद के इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है, अर्थात प्रोटॉन उसके शील्डिंग एरिया में होता है, तो क्षेत्र की सामर्थ्य को बढ़ाना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, इससे एनएमआर संकेत उच्च क्षेत्र की ओर चला जाता है। किधर चला जाता है? हाई फील्ड की ओर मूव कर जाता है। और तीसरे पॉइंट में इससे डेल का मान कम हो जाता है, डेल की वैल्यू कम होती है। ये शील्डिंग के 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसका डायग्राम भी एग्जाम्पल देना पड़ेगा आपको कि कैसे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। शील्डिंग का एग्जाम्पल देखना, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये वाला एग्जाम्पल। पहचानो उसको कौन है? एथाइन, एसिटिलीन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। एसिटिलीन के इसमें अब अपन इसको डायग्राम को ऐसे समझेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से देखना है। ये आपने मैग्नेटिक फील्ड यहां लगा रखा है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं H0, ये आउटर मैग्नेटिक फील्ड है। इस प्रोटॉन, ये रहा अपना प्रोटॉन, ठीक है। अब ये आपके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, वो क्या करते हैं? इसे रिवॉल्व करते हैं, इसको घूमते हैं, रोटेट करते हैं। तो इन पाई इलेक्ट्रॉन के घूमने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरह से आएगा। ये डायग्राम बनाना पड़ेगा, आप बुक में भी देखेंगे तो आपको ये डायग्राम मिलेगा इस तरह से। आपने फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिकल किया था मैग्नेट वाला, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड को इसे से दर्शाते थे आप, इस तरह से। जस्ट लाइक हाथी के कान बना रहा हूँ मैं। ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड किसका? इन इलेक्ट्रॉन्स का। तो एसिटिलीन में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, अब यहाँ पे देखेंगे तो ये डायरेक्शन आ रहा है, और यहाँ आकर के ये डायरेक्शन ऐसे होता है, इधर भी ऐसे आ रहा है, ये डायरेक्शन। अब समझने वाली बात है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड में ये प्रोटॉन, हमारे इस प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन कहाँ आ रहा है? तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन देखो तो क्या आ रहा है? ये इस तरह, मतलब ये इसके सेम डायरेक्शन में आ रहा है। ये अपोजिट है या सेम है? सेम डायरेक्शन का होगा ये। अगर ये प्रोटॉन एसिटिलीन में, ये प्रोटॉन अगर यहाँ होगा तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये क्या है? sp संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडेशन क्या होता है? लीनियर, रेखीय, क्योंकि स्ट्रक्चर तो ये रहेगा ना। तो इस तरह से एसिटिलीन में ये प्रोटॉन इसके शील्डिंग एरिया में आ रहा है। शील्डिंग का मतलब क्या होता है? जब ये डायरेक्शन अपोजिट होते हैं। तो एसिटिलीन के अंदर प्रोटॉन किस एरिया में आ रहा है? किस एरिया में आ रहा है? शील्डिंग एरिया में आ रहा है। तो शील्डिंग एरिया में आने से इसकी डेल की वैल्यू कम हो जाएगी और संकेत किधर चला जाएगा? हाई फील्ड की ओर चला जाएगा। ये एसिटिलीन का ही एग्जाम्पल है। अब इसी एग्जाम्पल को अपन कंपेयर करते हैं दूसरे एग्जाम्पल से, और वो है एथीन का एग्जाम्पल। अब इस एग्जाम्पल को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगा दोनों का मतलब क्या है। एथीन में संकरण क्या होता है बताओ? इसमें क्या था? तो इसमें यहाँ ज्योमेट्री ऐसे बनेगी, ट्राइंगल बन रहा है। sp2 का मतलब ट्राइंगल है, ट्राइंगल है ना। तो अब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो तो वही है, ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। आप बुक में देखेंगे, आप बुक को खोल के देखना, है डायग्राम आपको समझ में आएंगे। ये अपना वही अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड H0, लेकिन आपके प्रोटॉन कहाँ बैठे हैं? ये देखो आप, एथीन के प्रोटॉन कहाँ हैं? अब यहाँ डायरेक्शन तो ये आ रहा है, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन है। अपोजिट डायरेक्शन, ये जो एरिया है इलेक्ट्रॉन से दोनों ही प्रोड्यूस होते हैं, शील्डिंग और डीशील्डिंग। डिपेंड करता है हमारा प्रोटॉन किस एरिया में आ रहा है। देखो इस वाले केस में प्रोटॉन कहाँ आ रहा था? अपोजिट में आ रहा था, शील्डिंग में आ रहा था। शील्डिंग मतलब अपोजिट, ओके। और यहाँ इस वाले केस के अंदर क्या हो रहा है? हमारा प्रोटॉन कहाँ बैठा है? ये देखो, यह डायरेक्शन क्या आ जाएगा? तो ये डायरेक्शन देखो आप ढंग से, इस डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को देखो, क्या आ रहा है? सेम। तो ये वाला कौन होता है? जब सेम होता है तो उसको क्या बोलते हैं? डी शील्डिंग। और जब अपोजिट होता है तो क्या बोलते हैं?
बट हमारा प्रोटॉन कहाँ आ रहा है ये डिपेंड करेगा। क्लियर? तो इस वाले केस में एथीन के अंदर प्रोटॉन डी शील्डिंग एरिया में आ रहा है, इसलिए इसका NMR संकेत लो फील्ड पे चला जाएगा, डेल की वैल्यू हाई हो जाएगी। तो दोनों का एग्जांपल समझ में आया, एथाइन और एथीन के अंदर। ठीक है, एक बार मैं वापस रिपीट करता हूँ, इसको सुनना ठीक से। एसिटिलीन के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, उसमें प्रोटॉन इसके शील्डिंग एरिया में होता है, जहाँ दोनों का डायरेक्शन, दोनों फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए NMR संकेत कहाँ चला जाएगा, हाई फील्ड में चला जाएगा, और डेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इधर वाले केस के अंदर एथीन में पाई इलेक्ट्रॉन से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोटॉन कहाँ स्थित है, प्रोटॉन इसके डी शील्डिंग एरिया में है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम हो गया। ओके, तो इस वजह से सेम होने से इसमें इसका रिवर्स करना है, इसमें फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, हाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगी, फील्ड की स्ट्रेंथ लो हो जाती है, और इसके डेल का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। तो ये दोनों एग्जांपल है, जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा शील्डिंग क्या होती है, डी शील्डिंग क्या होती है, तो पहले आप लेक्चर को ढंग से सुनो, समझो, बार बार एक दो बार देखो, 3 बार देखो, उसको सुनो ढंग से, इस एग्जाम्पल को देखो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं शील्डिंग और डी शील्डिंग के कुछ और एग्जाम्पल आपको समझाऊंगा। थैंक यू।